हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस के कई टॉपिक किए थे, जैसे एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के दायरे। दूसरा हमने किया था बायोपोलर सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यूएसएसआर और यूएसए ने पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, जिसकी शुरुआत सबसे पहले यूरोप से हुई थी और उन्होंने यूरोप को दो पार्ट में डिवाइड किया था। वेस्टर्न यूरोप जो था वो अमेरिका के साथ रहा, इसी वजह से इसको वेस्टर्न अलायंस के नाम से भी जाना गया। ईस्टर्न यूरोप यूएसएसआर के साथ रहा, जिस वजह से इसे ईस्टर्न यूरोप के नाम से जाना गया। फिर मैंने बताया था कि दोनों ही सुपर पावर्स ने अपने एरिया को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्प्रेड करने के लिए क्या किया था? अपने आप को स्प्रेड करने के लिए दोनों ही सुपर पावर्स ने अपने अपने मिलिट्री अलायंस बनाए। अमेरिका ने अपना मिलिट्री अलायंस बनाया नाटो इन 1949 टू स्प्रेड देयर पावर विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर कंट्रीज, एंड USSR also made their alliance, it's called Warsaw Pact in 1955 to counter the power of America। तो दोनों ने ही अपने अपने अलायंस बनाए थे। फिर मैंने बताया था कि इसी तरह दोनों के बीच में कंपटीशन चलने लगा, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज को अपने अंडर में लेने के लिए। अब देखो, दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम किसको होगी? स्मॉलर कंट्रीज को। तो अब स्मॉलर कंट्रीज के सामने विकल्प होना चाहिए, कुछ ऑप्शन होना चाहिए। तो यहां पर हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो स्मॉलर कंट्रीज को एक नया प्लेटफॉर्म देगा, ठीक है? तब जाकर स्मॉलर कंट्रीज भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने लगेंगे। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे ध्यान से समझिए कि मैं क्या बताने वाला हूं। टॉपिक का नाम है चैलेंज टू बायोपोलैरिटी, यानी कि दो पोलर्स को चैलेंज। अब कौन देगा दो पोलर्स को आप जानते हो, यूएसए और यूएसएसआर, ये दो पोलर्स हैं। अब इनको कौन चैलेंज देगा ये हम समझने वाले हैं, जानने की कोशिश करेंगे आखिर कौन इसको चैलेंज देगा। तो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि 1945 के बाद पूरा वर्ल्ड दो पावर में डिवाइड हो गया था, एक जिसका लीडर यूएसए था और दूसरा जिसका लीडर यूएसएसआर था। अब दोनों ही अपनी अपनी पावर को बढ़ाने लगे। यूएसएसआर अपनी पावर को बढ़ाने लगा, यूएसए अपनी पावर को बढ़ाने लगा। यूएसए अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने लगा, यूएसएसआर अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने लगा, और इसी तरह दोनों के बीच में पावर कंपटीशन चलना शुरू हो गया। तो जब दोनों के बीच में पावर कंपटीशन चलना शुरू हुआ तो इसका नुकसान किसको हो रहा था? छोटे कंट्रीज को। तो ऐसी सिचुएशन में छोटे कंट्रीज के सामने एक नया ग्रुप इमर्ज होकर आया, जिस ग्रुप को हम नेम के नाम से जानते हैं, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं। आपको पता है कोल्ड वॉर जैसे ही शुरू हुआ, दोनों ही सुपर पावर्स ने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू किया, और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए दोनों ही सुपर पावर ने अपने एरिया को एक्सपेंड करने लगे। तो ऐसी सिचुएशन में छोटे कंट्रीज के सामने प्रॉब्लम ये थी कि आखिर छोटे कंट्रीज किस तरफ जाएं। तो इसी वजह से छोटे कंट्रीज ने क्या किया? एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक अपना ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना गया। इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने ये छोटे देशों को ऑप्शन दिया कि वह यूएसए और यूएसएसआर में ना जाके, यूएसए और यूएसएसआर में ना जाके अपना खुद डेवलपमेंट कर सकते हैं, और नेम में आकर, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होकर वह अपनी फॉरेन पॉलिसी का खुद से डिजाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को डिफाइन कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिया किसने? नेम ने। अब चलो हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर और कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई नेम ने, तो हमें ये समझना है। तो ध्यान से सुनिए, समझिए, आपको एक एक टॉपिक समझ में आ जाएगा, तब ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं जरा आगे। तो देखते हैं, दो ध्रुवीयता को चुनौती
गुटनिरपेक्ष था। ध्यान से सुनना, समझना। कौन कौन से ध्रुव थे? यूएसए, यूएसएसआर। मैं अभी आपको बता चुका हूँ यूएसए और यूएसएसआर दो ध्रुव थे। तो ऐसे में छोटे देशों के सामने बच्चों प्रॉब्लम थी कि अगर इन दोनों में से किसी एक में वो शामिल हो गए तो उनकी स्वतंत्रता, संप्रभुता, विदेश नीति के जो निर्माण की शक्ति ही थी उनसे सारी छिन जाएगी। ना तो वो स्वतंत्र रह पाएंगे, ना तो अपनी संप्रभुता को बचा पाएंगे, और ना ही अपनी विदेश नीति का निर्माण ढंग से कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, एक अलग से ग्रुप बनाने की बात की गई, और उस ग्रुप का नाम क्या था बच्चों? उस ग्रुप का नाम था गुटनिरपेक्षता, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नेम। क्या नाम था उसका? नेम। अब जहां पर भी मैं ये जो गुटनिरपेक्षता आएगा इसकी जगह जो शब्द यूज करूंगा बच्चों वो यूज करूंगा नेम। तो ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना क्या है। दो ध्रुवीयता को चुनौती गुटनिरपेक्षता, तो समझने की कोशिश करना प्लीज। देखो, शीत युद्ध की तनावपूर्ण स्थिति में जहां संपूर्ण विश्व दो अलग अलग गुटों में बटा हुआ था, ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने तीसरी दुनिया के देशों को एक तीसरा विकल्प प्रदान किया, जिसमें वह बिना महाशक्तियों के दबाव में आए अपनी नीतियों का निर्माण या निर्धारण कर सकते थे। कहने का मतलब मैंने क्या बताया, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द होल वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इन टू पार्ट, दैट मीन्स टू कैंप्स, टू ग्रुप्स, टू पोलर्स। एक पोलर जिसका किसके अंडर में था? यूएसए के अंडर में था, और एक पोलर जो किसके अंडर में था? यूएसएसआर के अंडर में था। तो ऐसी सिचुएशन में तीसरी दुनिया के देश, मैंने आपको बताया था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन से होते हैं, ठीक है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एक तीसरा ऑप्शन दिया, एक थर्ड ऑप्शन प्रोवाइड कराया, जिससे कि वह इसमें शामिल होकर अपना डेवलपमेंट इंश्योर कर सकें और बिना महाशक्तियों के दबाव में आए अपनी फॉरेन पॉलिसी का निर्माण कर सकें। ये किया किसने? गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से सुनना आगे। देखो, गुटनिरपेक्षता दोनों गुटों से दूर रहने वाली नीति को गुटनिरपेक्षता कहा जाता है। गुटनिरपेक्षता मतलब यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मींस दोनों ही गुटों से अपने आप को दूर रखना, दोनों गुटों से अपने आप को अलग रखना, यानी कि जो दो गुट थे, गुट कौन कौन से? यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों ग्रुप से अपने आप को दूर रखने की नीति को ही क्या कहा गया? गुटनिरपेक्ष नीति के नाम से जाना गया। समझ आई मेरी बात? तो ये यहां पर आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो, अब हम बात करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, सो गाइस लिसन टू मी वेरी पेशेंटली। सो क्या था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास? ध्यान से सुनो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, भारत के नेहरू, मिस्र के अब्दुल नासिर के द्वारा की गई, जिसे बाद में इंडोनेशिया के सुकर्णो तथा घाना के बामे एनाक्रोमा का समर्थन मिला। यानी कि द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय थ्री इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। द फर्स्ट लीडर ऑफ यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया के कौन? जोसेफ ब्रोज टीटो। भारत के कौन? पंडित नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और मिस्र, मिस्र मीन्स इजिप्ट, इजिप्ट के कौन? अब्दुल नासिर। इसके बाद इंडोनेशिया के लीडर सुकर्णो तथा घाना के बामे एनाक्रोमा ने भी समर्थन दिया। यानी कि इन पांच देशों ने मिलकर बच्चों क्या किया? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की। ध्यान से सुनना, पांच देशों ने मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की। आगे देखो, अब क्या हुआ जब शुरुआत की तो नेम की प्रथम बैठक 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुई, जिसमें 25 देश शामिल थे। यानी कि द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज हेल्ड इन यूगोस्लाविया इन 1961। कहने का मेरा मतलब क्या है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक कहां पे हुई? यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुई, जिसमें 25 देश शामिल थे और इसके अंदर कुछ खास टाइप के इन्होंने प्रोविजंस किए। क्या प्रोविजन था? पहला, संस्थापक 5 देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे, यानी कि जो फाउंडर 5 कंट्रीज हैं एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी ताकि इनके ऊपर अगर कोई अटैक होता है, इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो इनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। पहली चीज। दूसरी चीज, शीत युद्ध के प्रसार को नियंत्रण में किया जाएगा, यानी कि जो कोल्ड वॉर लगातार स्प्रेड हो जाता जा रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, जो छोटे छोटे देश थे, उनको बड़ी बड़ी
ऑर्गेनाइजेशंस में उनको मेंबर बनाया जाएगा, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पढ़ाऊंगा आगे, विश्व बैंक, UNO, इनमें मेंबर बनाया जाएगा। तो इस तरीके से ये चीजें हुई, ठीक है। तो इस तरीके से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने अपना काम करना शुरू किया। फिर बाद में आते आते 2006 में फिर इसकी बैठक हुई, जिसमें 116 सदस्य देश शामिल हुए और 15 देश और भी शामिल हुए। कहने का मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एरिया स्प्रेड होता चला गया, नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट का एरिया जो था वो बढ़ता चला गया। और यहाँ पे अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के देशों को स्वतंत्र कराने की पहल की जाएगी। कहने का मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे फोकस किया गया बच्चों। सबसे पहला प्रिंसिपल था, क्या किया जाएगा कि 5 सहयोगी देश आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। दूसरा, कोल्ड वॉर के प्रभाव को कम करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के देशों को स्वतंत्र कराने की पहल इन देशों के द्वारा की जाएगी। तो ये सारी चीजें इसमें की गई। तो होप्स हो कि अब आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन समझ में आ गया होगा। गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? दोनों ही गुटों से अपने आप को दूर रखकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करना, जिससे कि छोटे देशों की स्वतंत्रता, संप्रभुता और उनकी अपने अनुसार विदेश नीति बनाने की शक्ति उनके पास रहे और वह किसी भी महाशक्ति के गुलाम ना बन जाएं, किसी भी महाशक्ति में शामिल ना हो जाएं। इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया गया, इसलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनाया गया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्या गुटनिरपेक्षता की नीति पृथकतावाद तटस्थता पर आधारित थी? यहां से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुनना। पहले मैं हिंदी में बताऊंगा, फिर इंग्लिश में, तो दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ध्यान से सुनना प्लीज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम आपसे पूछेगा, क्या गुटनिरपेक्षता की नीति पृथकतावाद व तटस्थता पर आधारित थी? तो सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी होता है कि व्हाट इज पृथकतावाद, यानी कि पृथकतावाद क्या है, दैट मीन्स आइसोलेशन क्या है। दूसरा, तटस्थता क्या है, न्यूट्रलिटी क्या है। तो अब समझने की कोशिश करना पृथकतावाद का मतलब क्या होता है, तब आपको बड़ी आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो क्या था पृथकतावाद का मतलब, क्या है? किसी भी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय मामले से अपने आप को दूर रखना पृथकतावाद की नीति कहलाता है। यानी कि पृथकतावाद का सिंपल सा मतलब क्या है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय मामले से अपने आप को प्रॉपरली दूर रखना, कोई भी अंतरराष्ट्रीय मामला हो अपने आप को दूर रखना, किसी भी मामले में हस्तक्षेप ना करना। तो कुछ लोगों के द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना करते हुए यह कहा गया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो नीति थी वो पृथकतावाद पर आधारित थी। यानी कि ये लोग अलग थलग रहते थे, इन्होंने दुनिया के मामलों में इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन बच्चों आपको याद रखना है, ऐसा नहीं था। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी वाज नॉट अ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ आइसोलेशन। यानी कि जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी वो आइसोलेशन के आइडिया पर बेस्ड नहीं थी। क्यों नहीं थी, अभी देखो पता लगेगा। जैसे देखो, प्रथम 1787 से प्रथम विश्व युद्ध तक यह नीति यूएसए के द्वारा अपनाई गई थी। इसके विपरीत, इस नीति के विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने विश्व में शांति व स्थिरता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण गुटनिरपेक्षता की नीति को पृथकतावाद की नीति नहीं कहा जा सकता। देखो नॉन अलाइन जो ये पृथकतावाद की नीति थी, ये पूर्ण रूप से किसने अपनाई थी? ये अमेरिका ने अपनाई थी 1787 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। 1787 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक अमेरिका के द्वारा इस नीति को अपनाया गया था। लेकिन गुटनिरपेक्ष देशों ने इस नीति को नहीं अपनाया। ठीक है, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल में जो समस्याएं उत्पन्न हुई उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई उसका समाधान निकाला, शीत युद्ध को कम करने का प्रयास किया, तो अपने आप को कहां अलग रखा। इसी वजह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन को पृथकतावाद की नीति नहीं कहा जा सकता। यानी कि ये आइसोलेशन की पॉलिसी नहीं थी। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? अपने आप को बिल्कुल अलग रखना। जैसे देखो अभी कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, तो कोरोना की प्रॉब्लम में अगर कोई पर्सन कोरोना से पीड़ित हो जाता है तो क्या करते हैं, हम उसे आइसोलेशन वार्ड में भेज देते हैं, बिल्कुल अलग, जहां उससे कोई ना मिलता है ना कुछ। तो ऐसे ही क्या गुटनिरपेक्षता की नीति पृथकतावाद की नीति थी? तो आंसर होगा नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये इसलिए नहीं थी क्योंकि इसने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसने अपने आप को दूर नहीं रखा। इसी वजह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन को पृथकतावाद की नीति नहीं कहा जा सकता। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं तटस्थतावाद। तो फिर क्या
अंतर्राष्ट्रीय जो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति है क्या तटस्थता पर आधारित है? क्या तटस्थता का मतलब क्या होता है? न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब किसी भी युद्ध से अपने आप को बिल्कुल दूर रखना। ठीक है, तो ये भी जानते हैं। इस नीति का अर्थ यह है कि किसी देश या संस्था के द्वारा अपने आप को किसी प्रकार के युद्ध या मध्यस्थता से दूर रखना तटस्थतावाद कहलाता है। यानी कि यहां पर तटस्थतावाद का मतलब क्या होता है? न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम दी वॉर। किसी भी टाइप के वॉर से, किसी भी टाइप के युद्ध से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग रखना। जब अपने आप को पूर्ण रूप से अलग रखा जाएगा तो क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में वो न्यूट्रल हो जाएगा, कोई भी लड़ता रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हम कह सकते हैं कि तटस्थता पर आधारित थी? आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं थी? ध्यान से सुनो। इसके विपरीत नाम देशों व भारत ने खुद के तनाव को कम करने में मुख्य भूमिका, युद्ध के तनाव को कम करने में मुख्य भूमिका निभाई। इस प्रकार नेम को तटस्थता की नीति भी नहीं कहा जा सकता। क्या है? इसके विपरीत। नेम मतलब गुटनिरपेक्ष। नेम देशों ने युद्ध व तनाव को कम करने के लिए कभी मध्यस्थता की भूमिका निभाई तो कभी खुद भी लड़े। तो इस प्रकार युद्ध से क्या इन्होंने अपने आप को दूर रखा? नहीं रखा। तो इस वजह से इसको क्या नहीं कहा जा सकता? इस वजह से इसको तटस्थता की नीति भी नहीं कहा जा सकता। तो होप्स हो कि अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि तटस्थता क्या है और पृथकतावाद क्या है। तो अगर आपसे क्वेश्चन मैं अगर पूछूं, क्या आप ऐसा मानते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति तटस्थतावाद तथा पृथकतावाद के सिद्धांतों पर आधारित थी? टिप्पणी कीजिए। यानी कि द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज डिपेंडिंग ऑन द आइडिया ऑफ न्यूट्रलिटी एज वेल एज आइसोलेशन। कमेंट। तो ये आपको यहां पे याद रख लेना है कि ना तो ये तटस्थता पर आधारित थी और ना ही ये पृथकतावाद पर आधारित थी। क्लियर होगी बात? चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है हमारा नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ये समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है और ये आपको अच्छे से समझना है। तो हम बात कर रहे थे नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू का मतलब क्या है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखो, शीत युद्ध के दौरान नव स्वतंत्र देशों को अल्पविकसित देशों या देशों का दर्जा मिला हुआ था। ऐसे में इन देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक विकास करने की व अपनी जनता को गरीबी से उभारने की थी। इस प्रक्रिया को पूरा करने व नवस्वतंत्र देशों के विकास करने की अवधारणा को नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के नाम से जाना गया। क्या मतलब है? देखो, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर era the most of newly independent countries was poor. They titled LDC least developing countries. कहने का मेरा मतलब यह है, शीत युद्ध के समय नव स्वतंत्र देशों को अल्पविकसित देश यानी कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्री कहा जाता था। दे आर पुअर, दे डोंट हैव रिसोर्स, दे डोंट हैव टेक्नोलॉजी। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ की ज़्यादातर जनता गरीब थी, प्रॉब्लम में थी और काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई थी। तो इन देशों के विकास, इन देशों को किस प्रकार से विकास किया जाए, इनका किस प्रकार से इनके यहाँ पे संसाधन स्थापित किए जाएं, किस प्रकार से यहाँ पे नई चीज़ें लाई जाएं, इसी प्रक्रिया को, इनके विकास करने की अवधारणा को किस नाम से जाना गया? नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के नाम से जाना गया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से जाना गया। ठीक है, याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से जाना गया। तो न्यू के नाम से जाना गया, नई विश्व व्यवस्था के नाम से जाना गया। ध्यान से सुनना, इसी पहल के लिए, नई व्यवस्था के लिए यानी कि न्यू के लिए, इसी पहल के लिए 1972 में यूएनओ ने अंकटाड नामक रिपोर्ट प्रकाशित की। यानी कि इन 1972 द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस अ रिपोर्ट। ठीक है, एक रिपोर्ट इंट्रोड्यूस की जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अंकटाड नामक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार लाने की बात कही गई। यानी कि इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात की गई। कौन कौन से रिफॉर्म्स लाने की बात की गई? ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है। तो 4 रिफॉर्म्स लाने की बात की गई। कौन कौन से रिफॉर्म? सबसे पहला रिफॉर्म था बच्चों, अल्पविकसित देशों का नियंत्रण अपने संसाधनों पर हो, जिसका उपयोग पहले पश्चिम के देश कर रहे थे, उनको वापस दिए जाए। यानी कि वो रिसोर्सेज
जिनके ऊपर किसने कब्जा जमा लिया था, जिनके ऊपर बड़े देशों ने कब्जा जमा लिया था, विकसित देशों ने कब्जा जमा लिया था, वो रिसोर्स अब उनको वापस दिए जाएं, जिससे कि वो है अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। पहली चीज। दूसरी चीज, अविकसित देशों की पहुंच पश्चिमी बाजारों तक हो ताकि वह अपने उत्पाद बेच सके और लाभ कमा सके। कहने का मतलब जो छोटे देश हैं, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश हैं, उनकी पहुंच पश्चिमी बाजारों तक हो ताकि वह अपने वहां पर उत्पाद बेच सके और लाभ कमा सकें। तीसरी चीज, विकसित देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत क्या हो, कम हो, ताकि बाहर से जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके प्राइस कम हो, और जब प्राइस उसके कम होंगे तो आसानी से छोटे देश खरीद लेंगे और अपना डेवलपमेंट कर लेंगे। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, छोटे देशों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूएनओ, विश्व बैंक, आईएमएफ, इनमें बड़े छोटे देशों की भूमिका को बढ़ाया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि 1972 में पेश की गई अंकटाड की रिपोर्ट के अंतर्गत छोटे देशों को लाभ पहुंचाने के लिए ये सारी बातें कही गई। ठीक है, ये आपको अच्छे से यहां पे याद रख लेना है। इंग्लिश में ये टॉपिक है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। सारी चीजें मैं बता चुका हूं। यहाँ पे एक चीज और देख लो, जो 4 बातें कही गई थी 1972 की अंकटाड की रिपोर्ट में, तो वो मैं बता देता हूं यहाँ पे। गिव द एलडीसी कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज, जो मैं अभी आपको बता चुका था कि वो रिसोर्सेज जिनके ऊपर कब्जा जमा के रखा हुआ था किसने, बाहर के देशों ने, ठीक है, बड़े देशों ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने, वो रिसोर्सेज वापस दिए जाएं जिससे कि छोटे देश उनका यूज कर सकें। दूसरा, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपनी मार्केट को ओपन करें, वेस्टर्न कंट्रीज अपनी मार्केट को ओपन करें ताकि वहां पर छोटे देश अपने सामान को बेच सकें और प्रॉफिट कमा सकें और इसका प्रॉफिट उनको हो सके। तो ये सारी चीज की जाए बड़े देशों के थ्रू। इसके अलावा रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। कहने का मतलब जो पश्चिमी देशों से, वेस्टर्न कंट्रीज से जो टेक्नोलॉजी मंगाई जा रही है उसकी कीमत कम हो, जिसका लाभ कौन उठा सके, छोटे कंट्रीज उठा सके। और लास्ट में प्रोवाइड द LDCs with a greater role in the international economic institution। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या हो, इनका रोल बढ़े, इनको फायदा मिले। तो ये सारी चीजें इसके अंदर की गई न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने छोटे देशों को डेवलप करने के लिए जब बड़े देशों पर प्रेशर बनाया, तब वो ये कंसेप्ट को लेकर आए जिससे कि छोटे देशों का भी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इस चैप्टर का एक क्लास और होगा जो कल मैं इसको पूरा करा दूंगा और ये इस तरह आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसको कम से कम 2 बार देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं इसमें। 2 बार आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 बार देखिए, देखने के बाद इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ये वीडियो मिलते रहें। और अच्छे से पढ़िए और अपना लॉकडाउन का बिल्कुल नेगेटिविटी से दूर हटकर अपना इस टाइम को यूटिलाइज करें ताकि अच्छे से चीज़ें आप समझ सकें। तो जब भी आपके स्कूल ओपन हो तब तक आपको पता लगे कि हाँ ये टॉपिक्स हमें पहले से आते हैं। जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी तब क्लासेस में चीज़ें कराई जाएंगी, उससे पहले ही आपको ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है, घर पर रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।